नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हुआ आज फिर विशु वारदात तक के एक नए एपिसोड के साथ, एक ऐसी घटना के साथ जिसको सुनने के बाद वाकई में आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन साथी जिन्होंने भी अभी तक विशु वारदात तक के परिवार को ज्वाइन नहीं किया है तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए यानी कि नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हमारी वीडियो जो शाम 7:30 बजे रोज़ाना आती है आपके फ़ोन पर टाइम से नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को देख सकें, कहानी को सुन सकें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी झारखंड में एक ज़िला पड़ता है, ज़िला पाकुड़। पाकुड़ में एक थाना लगता है महेशपुर थाना। महेशपुर थाना के एक गांव में एक लड़का जिसका नाम दिनेश रहता है। दिनेश अपने माता पिता का इकलौता लड़का रहता है। उसके परिवार में उसके पिता राम मनोहर व उनकी माता जी रहती हैं। अब जो दिनेश रहता है वह काम करने के लिए रांची जाता है। रांची वह अच्छा खासा नौकरी करता है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। कुछ दिनों बाद जब वह घर लौटता है तो उसके पिताजी अपने बेटे दिनेश को बताते हैं कि उसकी माताजी की तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए, अब तुम अपनी शादी कर लो, क्योंकि अब माँ का कोई ठिकाना नहीं है। माँ भी अपने बेटे से कहती है बेटा अब तो शादी कर लो। किसी तरह बेटे को राज़ी किया जाता है क्योंकि कई बार कई रिश्ते आते हैं उसके यहाँ, लेकिन वह शादी करने के लिए तैयार नहीं था। किसी तरह पिता के मनाने पर पास के ही एक गांव में एक लड़की से वह शादी करता है। शादी करने के बाद अब वह अपनी पत्नी के साथ काफ़ी खुश रहता है। शादी जो उसकी होती है 2017 फरवरी में उसकी शादी होती है और 2018 शुरू में ही उसकी माताजी का देहांत हो जाता है। अब उसकी माताजी का जब देहांत हो जाता है तो अब बेबस हो जाता है। वो अपनी पत्नी को लेकर बाहर जाना चाहता था, लेकिन अब वह बच जाता है। अब वह पत्नी को लेकर घर पर ही रहने लगता है, पिता का सेवा सत्कार करने लगता है, खेती बाड़ी देखने लगता है। इसी बीच कुछ दिनों बाद पिताजी की भी हालत ख़राब होती है और पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है। अब जब पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो वह अकेला अपनी पत्नी के साथ घर पर रहने लगता है और उसको अच्छा नहीं लगता था और उसको घर का चलाने के लिए पैसे भी चाहिए होते। अब वो अपनी पत्नी को लेकर रांची शहर जाता है जहाँ वह पहले काम किया करता था। वहाँ जाने के बाद वो अब एक मकान लेता है किराए का। किराए का मकान लेने के बाद अपनी पत्नी को शिफ्ट करता है। सारे सामान जो ज़रूरी चीज़ें रहती हैं ला कर देता है। पत्नी के पास एक फ़ोन होता है जो कि काफ़ी पुराना रहता है। पत्नी अब अपने पति से फ़ोन की फरमाइश करती है तो पत्नी एक नया फ़ोन लाकर अपनी पत्नी को दे देता है। अब जब भी पति बाहर रहता, कई बार जो दिनेश रहता वह कंपनी के काम से 3-3 4-4 दिन तक बाहर रहता था। पत्नी अब कमरे पर अकेली रहती थी तो वह फ़ोन से वीडियो कॉल पर बात किया करता था। अब कुछ ही दिनों बाद जो दिनेश होता है एक रेस्टोरेंट पर रांची के ही उसी शहर में खाना खा रहा था। तभी वह देखता है कि सामने उसके ही टेबल के सामने एक लड़की आकर बैठती है और एक लड़का बैठता है। वो लड़की को बड़े ध्यान से देख रहा था। लड़की भी लड़के को यानी कि दिनेश को ध्यान से देखने लगती है। अब दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तभी जो लड़की होती है वह उससे बात करने लगती है दिनेश से और दिनेश को अपना नाम शिल्पी बताती है। दिनेश भी बातचीत करने लगता है। कुछ देर बाद खाना खाकर शिल्पी वहाँ से चली जाती है और अक्सर कर जब भी वह कंपनी के काम से बाहर रहता उसी रेस्टोरेंट पर खाना खाने के लिए आता था और जो लड़की थी वो अभी शाम को अपने भाई के साथ वहाँ खाना खाने आती थी। अब धीरे धीरे दोनों में जान पहचान बन जाती है और एक दूसरे से बातचीत शुरू हो जाती है।
तभी जो लड़की होती है वह जो दिनेश होता है उसको अपने कमरे पर बुलाती है। कमरे पर जब दिनेश उसके साथ जाता है, बैठकर दोनों बातचीत करते हैं और अंदर ही अंदर मन ही मन दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे। अब वहाँ पर जो लड़का होता है लड़की को प्रपोज करता है और लड़की शिल्पी से कहता है कि मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। अब लड़की भी लड़के को चाहने लगती है, लेकिन बात यही ख़त्म नहीं होती है। अब उसका जो भाई रहता है वह जब बाहर जाता है तो जो लड़का दिनेश रहता है वह उस शिल्पी के साथ बातों ही बातों में इतना खो जाता है कि वह शिल्पी के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि शिल्पी एक लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, वैसे ही उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। लेकिन फिर भी जो उसकी चाहत थी वह बदलती नहीं है। उसके बाद भी वह उस किन्नर शिल्पी के साथ संबंध बनाता। इस पर किन्नर जो शिल्पी रहती है वह खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वह उस लड़के से इंतहा प्यार करने लगती है। दिनेश को दिलों जान से चाहने लगती है। अब इस कदर चाहने लगती है कि वह अपना सब कुछ दिनेश पर लुटा देती थी। कई महीनों तक दोनों का संबंध बनता रहा। एक दिन जो दिनेश रहता है शिल्पी के पास जब जाता है तो शिल्पी उससे कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दिनेश भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद अब जो दिनेश रहता है वो अक्सर कर उसके घर पर ही रहने लगता। मात्र हफ्ते में 1 से 2 दिन अपनी पत्नी के साथ समय व्यतीत करता था। इसी बीच जो उसकी पत्नी रहती है वो उससे गुस्सा हो जाती है, झगड़ा करने लगती है कि ऐसे काम का क्या फ़ायदा कि उसका पति कई दिनों तक घर से गायब रहे और उसकी पत्नी घर पर अकेली रहे। कई दिनों तक वह अपनी पत्नी से बातें भी नहीं करता। पत्नी काफ़ी परेशान हो जाती है, घर वालों को फ़ोन करती है, घर वालों से बातचीत करती है। घर वाले उसके पति दिनेश को फ़ोन करके बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या समस्या है कि तुम अपनी पत्नी के पास नहीं जाते हो, कई दिनों तक गायब रहते हो, ऐसे कौन सी नौकरी करते हो। तो वह बताता है कि कंपनी के काम से काफ़ी व्यस्त रहता है, इसीलिए अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता है। घर वाले समझते हैं कि हो सकता है कि दिनेश वाकई में काम करता है कंपनी में किसी, तो समय नहीं मिलते होंगे। अब अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करते हैं। अब वह एक दिन पत्नी से उसका झगड़ा होता है तो वह पत्नी के साथ रहने लगता है। जो किन्नर रहती है शिल्पी उससे कई दिन दूर रहता है। अब किन्नर शिल्पी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और फ़ोन करती है अपने पति दिनेश को और पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वह बताता है कि मैं कंपनी के काम से बेंगलोर आया हुआ हूँ, मुझे आने में कई दिन लग जाएंगे। उधर शिल्पी अपने भाई के साथ रहती थी और इधर अपने पत्नी के साथ जो दिनेश था समय व्यतीत करता, शारीरिक संबंध बताता, उसको घूमने के लिए लेकर जाता। जितने सारी खुशियाँ उसकी पत्नी को चाहिए थी वह देता, पत्नी के साथ रहता, कंपनी भी जाता। एक दिन उसकी पत्नी को उसके मोबाइल में उस किन्नर के साथ कुछ फ़ोटोज़ दिखाई देते हैं। तो जब उसकी पत्नी उससे पूछती है तो वह बताता है कि ये एक किन्नर है और हमारे कंपनी में काम करती है, इसी से दोस्ती है, थोड़ी बहुत बातें होती हैं, तो साथ में सेल्फी वगैरह ले लिया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम सोच रही हो। पत्नी भी सोचती है कि किन्नर से भला कोई क्या दोस्ती कर सकता है, उसके साथ क्या कोई कर सकता है, वह जाने देती है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर लगातार फ़ोन रश्मि का आने लगता है, मैसेज आने लगते हैं। तो वह परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को कहता है कि कंपनी का इतना ज़्यादा कॉल आ रहा है कि मुझे अब कई दिनों के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसा कहते हुए वह एक बैग लेता है और शिल्पी के कमरे पर पहुंचता है। शिल्पी काफ़ी बेताब रहती है। जैसे ही वो कमरे पर पहुंचता है वह शिल्पी दरवाज़ा खोलती है और अंदर लाने के बाद दरवाज़ा बंद कर देती है। उससे बातचीत करने लगती है और उस दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। और जो दिनेश रहता है वह शिल्पी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए
उसकी अश्लील वीडियो बनाता है, फ़ोटोज़ बनाता है, फ़ोटोज़ खींचता है। और जब शिल्पी इतने पर भी नहीं मानती है तो वह उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने लगता है। अब वह शिल्पी के साथ उस दिन तो रुक जाता है, लेकिन शिल्पी अब उसे इतना परेशान कर देती है कि वह अब थक हार कर शिल्पी को खुश करने के लिए वह मेडिकल स्टोर जाता है और कुछ दवाइयाँ लेकर आता है। दवाइयों का सेवन करने के बाद अब वह शिल्पी के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाता है। और शिल्पी जो रहती है वह इस हद तक उसको परेशान करती है कि वह वहाँ से भाग जाना चाहता था। अब वह शिल्पी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ, तो शिल्पी भी उसके साथ गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब इस पर वह परेशान हो जाता है कि कहीं उसकी हकीकत उसके सामने ना आ जाए, तो वह कहता है कि मैं कंपनी जा रहा हूँ, कंपनी से जब आऊँगा तो मैं तुम्हें अपने साथ गांव लेकर चलूँगा। तभी उसके एक जैकेट रहती है, वह वहीं पर छूट जाती है और वह अपने कुछ जो कपड़े रहते हैं उसको लेकर साथ जाता है, जिसमें से एक कपड़ा छूट जाता है। अब शिल्पी उस कपड़े को देखती है तो उसके पास जाकर पर्स वगैरह चेक करती है तो उसमें कुछ रहता नहीं, लेकिन उसमें एक फ़ोटो निकलती है। वह फ़ोटो देखता है तो किसी औरत का, यानी किसी महिला का रहता है। अब वह जब काम से लौटता है और काम से लौटने के बाद जब शिल्पी पूछती है कि यह फ़ोटो किसका है, तुम्हारे पॉकेट में था, तो बताता है कि उसकी भाभी का फ़ोटो है, किसी काम से उसने लिया था, तभी से वो उसके पॉकेट में है। फिर वह शिल्पी जो है, जो किन्नर रहती है, वह अपने पति दिनेश का फ़ोन चेक करने लगती है। धीरे धीरे देखती है तो उसके फ़ोन में कई सारी वीडियोज़, कई सारे फ़ोटोज़ उसकी पत्नी के साथ रहता है, यहाँ तक कि शादी की भी फ़ोटोज़ रहती है। अब वह समझ जाती है कि यह व्यक्ति उसको धोखा दे रहा है। एक दिन जब वह यह बता कर जाता है कि वह काम पर जा रहा है, 3-4 दिन बाद आएगा, तो अपने भाई को फ़ोन करती है और भाई को लेकर उसका पीछा करती है। पीछा करती है तो वह देखती है कि उसी शहर में, वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर दूर भीटी नामक एक जगह पर वह एक किराए के मकान में एक औरत के साथ रहता है। जब वह अंदर जाता है, वैसे ही रश्मि जो शिल्पी रहती है वह पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद अंदर उसकी जो पत्नी रहती है वह हैरान रह जाती है, क्योंकि वह उस किन्नर को पहचानती थी, फ़ोटो में देखी थी। तो वह सोचती है कि हो सकता है कि यह किन्नर इसके साथ ही आया हो। अब दिनेश अंदर कमरे में रहता है, उसको बुलाती है और कहती है तुम्हारा दोस्त आया हुआ है। अब दिनेश हैरान हो जाता है कि उसका कौन सा ऐसा दोस्त है जो उससे मिलने आया हुआ है। जैसे ही वह बाहर आता है उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं, उसके चेहरे लाल हो जाते हैं। अब वह सामने देखता है तो जो शिल्पी उर्फ रश्मि सामने खड़ी रहती है। परेशान होने के बाद शिल्पी सीधे सीधे कहती है कि तुम इसकी क्या लगती हो। तो जो औरत रहती है वो बताती है कि मैं इसकी पत्नी हूँ और यह मेरे पति हैं। इतना सुनते ही वह दिनेश से, जो किन्नर रहती है, झगड़ा करने लगती है। तभी जो दिनेश होता है उसे डांट देता है और वहाँ से भगा देता है। अब शिल्पी रोते हुए अपने कमरे पर पहुँचती है तो उसकी पत्नी दिनेश से पूछती है कि आखिर ऐसी तुम दोनों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है कि यह तुम्हारे घर आई है और तुमने इसे क्यों डांटा। सिर्फ उसने यही तो पूछा था कि यह इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो वह बताता है कि यह किन्नर मुझे काफ़ी परेशान कर रही है, मेरे पीछे पड़ी हुई है, आखिर मैं क्या करूं। अब पत्नी कहती है अगर ऐसी बात है तो चलो यहाँ से इस शहर को छोड़कर घर चलते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है। वह जितना पत्नी से प्यार करता था उतना किन्नर से भी प्यार करता था। अब वह कुछ दिनों के लिए जब काम पर जाता है कंपनी के, तो वह फिर किन्नर के, शिल्पी के कमरे पर जाता है। जाने के बाद अब उसे मनाने की कोशिश करता है। इसी बीच जो किन्नर होती है अपने प्रेमी, अपने पति यानी कि दिनेश के साथ पुनः शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है। अब वह शारीरिक संबंध बनाने लगता है। काफ़ी देर तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब इस पर भी नहीं मन मानता है तो जो किन्नर होती है अब झगड़ा करने लगती है। उससे बार बार कहती है कि तुम अपने पत्नी को छोड़ दो वरना
मैं तुम्हारे पत्नी का कत्ल कर दूंगी। अब वह परेशान हो जाता है कि किन्नर का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकती है। और उस गुस्से में जो किन्नर होती है शिल्पी, वो अपने पति को बहुत सारे बुरे भले शब्द कहती हैं। तभी दिनेश को गुस्सा आ जाता है और दिनेश बातों ही बातों में गुस्से में उसका गला पकड़ता है और अचानक से शिल्पी नीचे गिर जाती है। अब वह जब शिल्पी की तरफ देखता है तो शिल्पी मर चुकी थी। उसकी आँख से पानी और गले पर अब निशान पड़ चुके थे, उसकी सांसें बंद हो चुकी थी। अब वह डर जाता है और बाहर निकल कर ताला लगाता है और वहाँ से फरार हो जाता है। तभी 2 दिनों के बाद उसका भाई कहीं से आता है तो देखता है घर पर ताला बंद है और कमरे से कोई बदबू आ रही है। अब बदबू आने की जब भनक उसको लगती है तो वह कुछ सोचता है कि कुछ गड़बड़ है। वो अपनी बहन को फ़ोन करता है शिल्पी को, तो शिल्पी का फ़ोन बंद था। अपने जीजा को फ़ोन करता है दिनेश को, तो दिनेश का भी फ़ोन बंद था। अब वह फ़ौरन ही आसपास लोगों से पूछताछ करता है कि उसकी दीदी कहाँ है। तो लोग बताते हैं कि हमने तो अभी तक देखा नहीं, 2 दिनों से उसका कुछ पता नहीं है। अब वह परेशान होने के बाद फ़ौरन पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जाने के बाद, क्योंकि वह अक्सर कर दोनों के बीच जो झगड़े होते थे उसे देखता था, अब वो पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराता है कि 2 दिनों से उसकी दीदी गायब है और उसके घर से, उसके कमरे से कुछ स्मेल आ रही है। पुलिस को शक होता है कि हो ना हो, क्या पता कुछ गड़बड़ हो, अंदर उसका कत्ल कर दिया गया हो। कई सारी घटनाएं पुलिस के सामने ऐसी आती रहती हैं। अब पुलिस जब अंदर जाकर देखती है, कमरे का ताला तोड़कर अंदर जाती है, देखती है कि नग्न अवस्था में उस किन्नर की लाश पड़ी हुई है। किन्नर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उधर उसका भाई का रो रो कर बुरा हाल रहता है। अब किन्नर का जो भाई रहता है उसका नाम रमेश रहता है। रमेश पुलिस स्टेशन पहुंचकर FIR दर्ज कराता है अपने ही जीजा के नाम पर, यानी कि दिनेश के नाम पर। और वह बताता है कि दोनों के बीच काफ़ी झगड़े चल रहे थे, इसी वजह से हो सकता है कि दिनेश ने मेरी बहन का कत्ल किया हो। उसकी एक पत्नी भी है जिसकी जानकारी न उसने कभी मेरे दीदी को दी और ना ही किसी को इसकी जानकारी थी। वह उसकी पत्नी होने के बाद भी वह एक किन्नर से शादी की थी। अब जैसे ही किन्नर की मरने की खबर आती है, वैसे उसके माँ बाप और भी बहुत सारे उसके कम्युनिटी के लोग भी आ जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं। किसी तरह से पुलिस उनको मनाती है और पुलिस अब कॉल डिटेल्स के आधार पर उसका नंबर ट्रेस करती है तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था। पता चलता है कि पास में ही उसकी बीवी भी रहती है। जैसे ही पुलिस उसके कमरे पर पहुंचती है, उसके कमरे पर ताला लगा रहता है, दोनों फरार रहते हैं। अब पुलिस उसके गांव के एड्रेस पर पहुंचती है, जो उसका गांव रहता है देवी नगर, वहाँ पहुंचती है। वहाँ पहुंचने के बाद दोनों अपने ही घर में पति पत्नी एक ही कमरे में रहते हैं। दोनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद पत्नी को तो छोड़ देती है, लेकिन जो उसका पति रहता है दिनेश, उसको लेकर जाने लगती है। तभी जो पत्नी होती है वह पूछती है कि आखिर ऐसा इसने क्या किया है कि आप लोग इन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो जो सारी हकीकत रहती है किन्नर के कत्ल की, वह पुलिस उसकी पत्नी को बताती है। अब पत्नी बैठकर रोने लगती है, अपने माता पिता को फ़ोन करती है और सारी जानकारी देती है। उनके माता पिता आते हैं और अपनी बेटी के साथ बेटी को लेकर घर चले जाते हैं, क्योंकि जो उसका पति दिनेश था उसको तो पुलिस लेकर अब थाने जाती है और थाने से गंभीर धाराओं में 302 रेप और भी कई धाराओं में उसे जेल भेज दिया जाता है। दरअसल इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिसमें सुशील सिंह जी हैं, रामनिवास यादव जी हैं, सुबोध कुमार जी सिलीगुड़ी से हैं, दिलीप कुमार गुप्ता हैं कानपुर से, सुनील चौधरी जी हैं सेंट्रल जेल बीकानेर से हैं, विवेक जी हैं उत्तर प्रदेश एसआई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार सपोर्ट देते हैं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।